हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है सिमेट्री, है ना। और सिमेट्री में हम लोग सिमेट्री में भी जो पार्ट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। सिमेट्री के किस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? फोल्डिंग सिमेट्री को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया, आप देख रहे हो यहाँ पे सब रेजिस्टेंस, ये सब जो है ये सब क्या है? रेजिस्टेंस है। और इस तरह का सर्किट डायग्राम है। तो हमें ओवरऑल ए और बी के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जो इस तरह की ओरिएंटेशन में एक तरह से दिया हुआ है। देखो, फोल्डिंग जो सिमेट्री होता है, फोल्डिंग सिमेट्री कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली अगर किसी चीज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करें और उसके बाद उसको ज्वाइन करें तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के सेम एक मिरर इमेज की तरह वो हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इसके लिए सेलेक्ट किया है, और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल टाइप का जो है ये आप जो देख रहे हो, इसमें क्या है कि अगर मैं दोनों ही तरफ सेम साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, मतलब चाहूँ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। आप देखो जरा, ध्यान देना आप, क्या ये इस तरह से हो सकता है ना? इस तरह से अगर मैंने इसको बीच से कट कर दिया तब ये दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना। जितना पोर्शन आपको यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड जितना पोर्शन एक तरफ दिख रहा है, मतलब ये लेफ्ट साइड का जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन तो राइट साइड भी होगा ना, सेम पोर्शन होगा। तो इसी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। अगर इस पोर्शन को आप इधर से उठा के इस तरफ फोल्ड कर दो, ठीक है, इसको उठा के कंप्लीटली इस तरफ अगर आप फोल्ड कर देते हो तो ये क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा ना कंप्लीटली। तो जो ये एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस, उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास जो सर्किट दिया हुआ है, फोल्डिंग सर्किट जो दिया हुआ है, ये जिसमें हमें ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे ताकि एक जितनी भी हर एक रेजिस्टेंस है एक तरफ की, वो सारी एक तरफ की रेजिस्टेंस दूसरी तरफ की रेजिस्टेंस से इस तरह से कंप्लीटली एक दूसरे को ऐसा जब मिला दिया जाए तो कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के कंप्लीटली हाइड कर दे, दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर दे। तो इस तरह का जो सर्किट डायग्राम होता है, इस तरह के सर्किट डायग्राम को हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं। फोल्डिंग मतलब फोल्ड कर देना। आपने तो फोल्डिंग का नाम तो सुना ही होगा। फोल्ड कर देते हो तो क्या होता है, बिल्कुल सेम साइज में दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर देता है, एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर देता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह की सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस चीज को यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट तक आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना, सिमेट्री का क्वेश्चन आपका बहुत आसान होने वाला है अब। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं जो इसको कंप्लीटली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसा है कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये मैंने एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया जो कंप्लीटली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब एक पार्ट इधर का राइट साइड का और एक पार्ट लेफ्ट साइड का, दो इक्वल पार्ट में ये लाइन डिवाइड कर रहा होगा। तो ये लाइन जो होगा इसको बोला जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन इस पूरे सर्किट को कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। जो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है वो हो गया आपका लाइन ऑफ
सिमेट्री। जैसे कि मैंने बताया लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होना चाहिए कि अगर हाफ ऑफ पोर्शन है, जो हाफ पोर्शन आप लेफ्ट साइड का देख रहे हो और हाफ पोर्शन राइट साइड का, अगर उस लाइन के अक्रॉस दोनों को फोल्ड कर दिया जाए तो हर रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल एज इट इज वो सेटल हो जाएगा, कहीं पे भी कोई गैप दोनों के बीच नहीं दिखेगा, लगेगा वो बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में एक मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि कभी भी लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस नहीं आता है। ठीक है, कभी भी क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस। तो लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस के ना आने का क्या मतलब है मैं बता देता हूं कि अलोंग द लेंथ, जिस लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ किया है, जैसे आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ये लिया है, तो इस लाइन के अक्रॉस मतलब अलोंग द लेंथ कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। इसी को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। जिस समय उसको हम दो पार्ट में, सिमेट्री के पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस समय इसका ध्यान रखना होगा हमें, तभी ये क्वेश्चन को समझा जा सकता है और इजीली सॉल्व भी किया जा सकता है। और इसमें जितनी भी रेजिस्टेंस है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ये भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, इसकी भी आर, सारे रेजिस्टेंस जितनी भी रेजिस्टेंस दिया हुए वो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, सबकी आर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी जितनी भी रेजिस्टेंस है सब सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब आर की ही है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए, इस तरह के सर्किट डायग्राम में एक बात तो क्लियर है कि आपको देख के बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पता लग रहा है क्या आपको? देख के बिल्कुल ही पता नहीं लगा, कोई आइडिया ही नहीं मिलेगा आपको कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर लेफ्ट साइड वाले पोर्शन और राइट साइड वाले पोर्शन को, ये जो सिमेट्रिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसके अक्रॉस अगर आप डिवाइड कर देते हो तब क्या होगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर अगर फोल्ड किया जाए, लेफ्ट वाले को राइट वाले पे फोल्ड कर दिया जाए या राइट वाले को लेफ्ट वाले पे फोल्ड कर दिया जाए, तो ये कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस, एक तरफ का लेफ्ट साइड का जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो आइडेंटिकली राइट साइड के रेजिस्टेंस को कंप्लीटली ओवरलैप कर देगा और उसको हाइड कर देगा। बिल्कुल कहीं पे आपको पता नहीं लगेगा कि ये दो अलग अलग सर्किट है, वो कंप्लीटली हाइड कर देगा। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने ही यहाँ पे देखो, मैं दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस पोर्शन को इरेज कर दे रहा हूँ, दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखना आप, अब जब आप इसको, मैं इसी डायग्राम में दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखो बीचों बीच वो सिमेट्री लाइन जो जा रही थी उससे मैंने इसको कट कर दिया ना। अब जब कट कर दिया तो अब क्या करना है आपको, इसी में अब मान लेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, दो अलग अलग सर्किट हैं। अब इसको अलग से ज्वाइन करने का काम करते हैं। ये देखिए, इधर वाले को अलग से आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। और इधर वाले को अलग से ज्वाइन कर दो। हालांकि दोनों को बाद में आप ओवरलैप करोगे तो दोनों तो सेम ही आएगा, तो इधर से मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों को अलग अलग। अब ये दो अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि दोनों इक्वल पार्ट, और इसका एक पोर्शन जो इधर से इस तरफ, एक पोर्शन ये वाला है, ठीक है, और दूसरा पोर्शन इधर वाला है। क्लियर है? अब ये जो डिवाइड हो रहा है ना, चूंकि R था तो R यहाँ पे रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब इसका रेजिस्टेंस R/2 हो गया, और इधर भी चला गया इसके साथ R/2। यहाँ पे भी वही चीज हो गई, R/2 में डिवाइड हो गया, और इस वाले पोर्शन में भी यहाँ पे R/2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आप देखो, अब सिर्फ आधे वाले पोर्शन की बात करना, आधे वाले पोर्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखना कितना आसान हो जाता है, वो चीज देखना है हमें। अब देखो, आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, सिर्फ इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले, इस वाले पोर्शन को आप देखो, इसमें क्या है, ये इस तरफ R/2 है, ये जो है आपका R/2 है, और इसके साथ इस तरफ जो आपने रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है वो R है। ये वाला जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो R है, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है,
आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन हो रखा है नीचे जाके, है ना। और यहाँ पे उसके पहले भी रेजिस्टेंस है। तो ये और ये वाला रेजिस्टेंस R और ये वाला रेजिस्टेंस R/2 किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये वाला R रेजिस्टेंस आप देख रहे हो डायग्राम में, और ये R/2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल के हिसाब से इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इंटू R/2 अपॉन में R प्लस R/2, ये आ जाएगा, है ना। उस दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो यही होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू को लिख सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा R², है ना, अपॉन 2, और डिवाइडेड में यहाँ पे नीचे जो डिवाइड में आएगा वो क्या आ रहा है, तो नीचे डिवाइड में आएगा एलसीएम ले लोगे तो 2R प्लस R 3R/2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो कितना आ रहा है सॉल्व करने में। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ R²/2 इंटू 2/3R। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक R भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल वाला आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है R/3 की। यहाँ पे सेंटर के पॉइंट को हम लोग, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम लोग O मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने O मान लिया। अब इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि किस तरह से अरेंजमेंट की हुई है, उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि ऊपर के पोर्शन को भी देखा जाए और नीचे भी हम लोग उससे रिलेटेड बात कर सकें। अब कौन कौन सा रेजिस्टेंस रह रहा है उसको यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लाता हूँ और उसके बाद दिखाना चाहूँगा मैं कि डायग्राम में कौन कौन सा रेजिस्टेंस हमारे फेवर में है, कौन कौन सा यहाँ पे होना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो आप ऊपर में ये वाला पॉइंट A है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पॉइंट A है और A से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R है। तो यहाँ पे वही रेजिस्टेंस R को मैंने लिया है। दूसरा रेजिस्टेंस जो है नीचे में ये वाला देख रहे हो, A के साथ ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस भी R है, ले लिया मैंने। और ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल किया हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब R और R/2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया था R/3, है ना। तो R/3 रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब अब आप इसको यहाँ पे R/3 लिख सकते हो। तो ये इसकी जगह पे आप लिखने जा रहे हो यहाँ पे R/3। और उसी तरह से नीचे में यहाँ पे देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, R है। तो ये रेजिस्टेंस आप R लिख दो इसकी जगह पे। और ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पे, फिर से ये R और R/2, ये R और R/2 का रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है। तो उस दोनों का, ये दोनों फिर से पैरेलल होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका मिलेगा वो मिलेगा R/3 का। तो ये R/3 का कुछ अब इस तरह का ओरिएंटेशन मेरे पास अब रह गया है, जो सर्किट डायग्राम हमें अभी देखने को मिल रहा है। अब जो सर्किट हमारे पास रह गई है उस हिसाब से ये R और ये R, ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो R प्लस अगर सीरीज में है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो R प्लस R/3। तो ये आ जाएगा आपका 4R/3। तो ऊपर वाला ये जो है 4R/3 इसका हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, ये जो A पॉइंट है, ये तो A पॉइंट है आपका इस तरफ, और A पॉइंट के साथ आप यहाँ पे ले लो एक रेजिस्टेंस जिसको आप 4R/3 बोल रहे हो, 4R/3। ठीक है, बीच में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पे आप दूसरा रेजिस्टेंस दिखा दो, ये रेजिस्टेंस आपका R है। और फिर से यहाँ पे भी ये जो R और R/3 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो 4R/3 बनेगा, 4R अपॉन में
3 बनेगा। इस तरह से 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे अब आपके लिए, अब तो तीनों पैरेलल में है, ये दिख रहा है। तो अब इसके इक्विवेलेंट को भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R, पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4R प्लस ये R प्लस 1/R लिखें, इसको डायरेक्ट R नहीं लिख सकते आप, ये भी 1/R ही लिखा जाएगा। तो 1/R प्लस 3/4R, है ना। एलसीएम तो 4R का आएगा, और 4R आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कितना आपके लिए एलसीएम 4R आ गया। तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10/4R, 10/4R। और इसको कैंसिल अगर आप करोगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 5/2R ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। 5/2R मिल रहा है आपको। और ये ये पैरेलल में है तो 1/RP आप लिख सकते हो। और RP, देयरफॉर RP जो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से, वो 2/5R है ना। इसके रेसिप्रोकल की मिल रही है तो 2/5R की मिल जाएगी आपको। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ तक अभी हमने आधा काम किया है। तो जैसा कि हाफ पोर्शन का तो हमने निकाल लिया, तो हाफ पोर्शन का कितना आ गया हमारे पास, 2/5R का आ गया। तो ऊपर में देखेंगे कि ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसके हिसाब से पूरा जो सर्किट है उसका कितना आना चाहिए था। तो उसका कितना आना चाहिए था वो बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आधा डायग्राम आपका यहाँ से अगर ए से शुरू करो तो ए से जो यहाँ पे आपके पास आया है, ये देखो ए से यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है आपकी, कितने की आई थी, 2/5R की, है ना। ये 2/5R की आई थी वैल्यू, ठीक है। और रेस्ट जो इधर के बाद हाफ पोर्शन जो बच रहा है आपका, जहां तक बी तक आप जा रहे हो, तो इसकी भी वैल्यू आएगी सेम 2/5R की, इसकी भी आ जाएगी। तो दोनों की सेम आ रही है 2/5R 2/5R, और दोनों क्या है, दोनों सीरीज में है। तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, 2/5R और 2/5R सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इस तरह के सर्किट डायग्राम का, 4/5R का आ जाएगा, 4/5R का। और यही हमारा जो है इस पूरे इक्विवेलेंट, इस सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताता है।